क्या मोहम्मद बिन कासिम भारत के ऊपर आक्रमण करने वाला या इन्वेड करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था? क्या भारत के ऊपर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क जो था, या जिसको टर्क हम लोग कहते हैं, वो महमूद गजनवी था? या अफ़गानिस्तान से जब भारत के ऊपर अटैक हुआ था तो उसके ऊपर अटैक करने वाला पहला जो शासक था जो अफ़गानिस्तान की तरफ से अटैक करने आया था, उसका नाम मोहम्मद गौरी था? इस तरह के तमाम सवालों के जवाब लेके मिडिवल हिस्ट्री के अंदर आज हम लोग आपके सामने शामिल हैं ग्रेविटी IAS प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो हेलो, दिस इज़ माइक सर हियर एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। भारत के अंदर जो मुस्लिम इन्वेजन हुआ और उस मुस्लिम इन्वेजन के पीछे क्या रीज़न रहा, कहाँ से ये लोग आए और भारत को इन्वेड करने की कोशिश करी। क्या मुस्लिम इन्वेजन सिर्फ लूट मार के लिए हुआ था, या मुस्लिम इन्वेजन इसलिए हुआ था कि भारत की रिसोर्सेज को यूज़ करके भारत के अंदर कंट्रोल इस्टेब्लिश करना? इन तमाम तरीके के क्वेश्चंस के जवाब आज आपको हम लोग देने वाले हैं यहाँ ग्रेविटी IAS के प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो हिस्ट्री मिडिवल इंडिया के पोर्शन में आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है द इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया जब हुआ भारत के अंदर, तो इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया अरब्स और तुर्क्स दोनों की तरफ से हुआ। ठीक है, ये अरब्स एंड तुर्क्स दोनों की तरफ से हुआ। कभी कभी हम लोग इसको कह देते हैं अरब्स कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अरबों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया है। अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया का मतलब ये है सबसे पहली बार अरबों ने ही भारत के ऊपर आक्रमण किया था, इसलिए हम इसको अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया कहते हैं। क्योंकि बाद में टर्क्स ने भी भारत के ऊपर आक्रमण किया। टर्क्स जो थे वो तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये जितने भी तान वगैरह जो आप लोग सुनते हो, सेंट्रल एशिया का जो पोर्शन था आपका, मिडिल जो सेंट्रल एशिया हम लोग पढ़ते हैं, उस मिडिल सेंट्रल एशिया के अंदर ये लोग बिलोंग किया करते थे और वहाँ से इन लोगों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया, तो ये टर्क्स कहलाते थे। टर्क्स का मतलब टर्की नहीं समझना है आप लोग को, टर्की वन ऑफ द पार्ट ऑफ द टर्क्स ऑन दैट टाइम। ठीक है, तो हिस्ट्री के अंदर आज हम लोग बात करने वाले हैं मिडिवल इतिहास के अंदर, वो है अरब कॉन्क्वेस्ट, नहीं क्या इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। चलिए आगे देखते हैं अरब कॉन्क्वेस्ट। ये जो टॉपिक है मिडिवल हिस्ट्री का, जब भी मिडिवल हिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करते हैं तो क्या बात करते हैं? वेलकम टू द एज ऑफ इन्वेजन, वॉर्स एंड मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, इसकी बात हम लोग करते हैं। इसके आगे हम लोग मिडिवल इंडिया को दो पोर्शन में डिवाइड करते हैं। दो पोर्शन का मतलब, इंडिया को डिवाइड करने का जो मतलब है वो 8 to 13 सेंचुरी, और इसी 8 to 13 सेंचुरी को आज हम पूरी कॉम्प्रिहेंसिवली वे में, कलेक्टिव वे में आपके सामने रखने वाले हैं। ठीक है, तो 8 to 13 सेंचुरी जो है ये इन्वेजन का ही काल रहा है पूरा का पूरा, जब मुस्लिम इन्वेजन्स भारत के अंदर हुए। उन इन्वेजन्स को यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, भारत के ऊपर अरब्स का कॉन्क्वेस्ट हुआ या अरब्स का आक्रमण हुआ। तो अरब के ऊपर आक्रमण करने वाला सबसे पहले कौन था? क्या वो मोहम्मद बिन कासिम था? ठीक है, इसका क्वेश्चन का जवाब हम आगे लेने वाले हैं। ठीक है, जब भारत के अंदर इन्वेजन हुआ अरब सेंटर्स का, तो भारत के अंदर सबसे पहले आक्रमणकारी जिसका नाम हम लोग याद रखते हैं वो मोहम्मद बिन कासिम 712 AD के अंदर याद रखते हैं। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? इसके पीछे मैं रीज़न देता हूँ आपको। ये जो आपके सामने पिक्चर दिख रहा है, ये पिक्चर है उबैदुल्ला एंड बुदैल 711 AD के अंदर। मोहम्मद बिन कासिम ने जब भारत के ऊपर आक्रमण करने की नीति बनाई, तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के अंदर अपने सिपाहियों को, सेनापतियों को भेज के ये चेक करने की कोशिश करी कि भारत के अंदर जब वो इन्वेड करेगा तो वहाँ की पोजीशन क्या है। उस पोजीशन को क्रॉस चेक करने के लिए मोहम्मद बिन कासिम डायरेक्ट नहीं आया भारत के ऊपर अटैक करने के लिए। उसने किसको भेजा? उसने भेजा उबैदुल्ला एंड बुदैल को। ये जो दो नाम दिख रहे हैं आपको, 711 AD के अंदर सिंध के ऊपर अटैक करने के लिए उसने सबसे पहले किसको भेजा? उबैदुल्ला एंड बुदैल को। तो सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी अगर हम लोग याद रखेंगे तो उनका नाम हमारे सामने क्या रहना चाहिए? उबैदुल्ला एंड बुदैल। और उबैदुल्ला एंड बुदैल से ही हम लोग को ये चीज़ याद रखनी है कि उबैदुल्ला एंड बुदैल जब भारत के ऊपर आक्रमण करने आए, क्या ये लोग सक्सेसफुल हो गए थे? नहीं, ये लोग सक्सेसफुल नहीं हुए, ये फेल्यूर हुए थे। रास्ते में ही इनको मार दिया गया। जो भारत के अंदर रूलर्स थे, रूलिंग डायनेस्टी उस टाइम पे रूल किया करते थे, जहाँ पे इन लोग ने इन्वेड करने की कोशिश करी, उस इन्वेजन के थ्रू उबैदुल्ला एंड बुदैल मारे गए। उबैदुल्ला एंड बुदैल के मारे जाने के बाद में ये हिम्मत अब मोहम्मद बिन कासिम ने जुटाई। मोहम्मद बिन कासिम भारत के ऊपर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कहा जाता है, क्योंकि ये
शासक, अगर आप शासक कहोगे, रूलर कहोगे, तो मोहम्मद बिन कासिम इज द फर्स्ट रूलर हु अटैक इंडिया, ठीक है। लेकिन पहले मुस्लिम आक्रमणकारी के रूप में अगर हम लोग देखेंगे तो वो उबैदुल्ला एंड बुदैल की तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए, पहले उबैदुल्ला फिर बुदैल, ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने जब भारत के ऊपर अटैक किया 712 AD के अंदर, क्योंकि भारत जो था अपनी डाइवर्सिटीज़ में और कल्चरल हेरिटेज के लिए और अपनी रिसोर्सिस को रखने के लिए बहुत ही फेमस था, है ना। हम लोग रिसोर्सिस रिच कल्चर तब से लेके अभी तक थे, है ना, काफ़ी समय तक रहे। वो तो ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेज़ों ने हमको कहीं ना कहीं क्या करा, लूट पाट करके, और ये सारे का सारा जैसे मुस्लिम इन्वेडर्स आते रहे, समय समय पे ब्रिटिशर्स आते रहे, इन्होंने समय समय पे आके क्या करा, सब लूट पाट के ले गए। तो हमारी रिसोर्सेज थोड़ी कम भी हो गई, और उन रिसोर्सेज को ही हम लोग ने, जब एंशियंट हिस्ट्री या मेडिवल हिस्ट्री की हम लोग बात करते हैं, उस समय में रिसोर्सेज की वजह से ही भारत के अंदर अटैक करने ये इन्वेडर्स आया करते थे। जैसे मोहम्मद बिन कासिम 712 AD के अंदर जब इसने अटैक किया, तो इसका अटैक हुआ कहाँ, सिंध के ऊपर। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के ऊपर अटैक किया। ये है मोहम्मद बिन कासिम, ये है राजा दाहिर। कौन है ये, राजा दाहिर। राजा दाहिर इस समय भारत के अंदर सिंध प्रांत का रूलर हुआ करता था। सिंध प्रांत आज के मॉडर्न डे पाकिस्तान के अंदर हम लोग इसको देख सकते हैं। तो सिंध प्रांत का रूलर कौन हुआ करता था, राजा दाहिर। जब राजा दाहिर वहाँ का रूलर था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक कर दिया, और मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक करके राजा दाहिर को वहाँ परास्त करके सिंध के ऊपर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया। और जब इसने यहाँ पे अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया, ना ही कंट्रोल इस्टेब्लिश किया इसने अपना, यहाँ पे वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, शरिया के कानून को, इस्लामिक कानून को यहाँ पे लाके इस्टेब्लिश करने की भी कोशिश करी, और उसको इस्टेब्लिश भी किया। जैसे कुछ मोहम्मद बिन कासिम के एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज की तरफ हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। इनकी कहानी क्या है, स्टोरी क्या है, वो सारी की सारी चीज़ें यूपीएससी या कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपसे नहीं पूछता है। क्या पूछता है, उसकी पॉलिसीज क्या थी, उसने जब भारत के ऊपर अटैक किया, तो अटैक करने के बाद उन्हें किन पॉलिसीज को भारत के अंदर लाके इंप्लीमेंट किया, ठीक है। तो उस इंप्लीमेंटेशन जो पॉलिसीज थी, उन पॉलिसीज की बात करेंगे हम लोग। जैसे मोहम्मद बिन कासिम ने क्या करा, भारत के अंदर टैक्स सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। किसके अकॉर्डिंग, इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस्लामिक लॉ या शरिया के लॉ के अकॉर्डिंग इसने यहाँ पे टैक्स सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। टैक्स सिस्टम में इंट्रोड्यूस करने के लिए सबसे कंट्रोवर्शियल जो इसका टैक्स सिस्टम रहा, वो नाम उसका लिया जाता है जिजिया कर या जिजिया टैक्स। जिजिया या जजिया के नाम से हम जिस टैक्स को जानते हैं, वो कहलाता है आपका एक ऐसा टैक्स सिस्टम जो कि नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लगने वाला कर था। किसके ऊपर, नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लगने वाला कर था, क्योंकि मुस्लिम्स के ऊपर लगने वाले कर को ज़कात कहा जाता था, ठीक है। तो नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लगने वाला कर जजिया, ऐसा इसलिए बोला गया कि हमने आपके ऊपर टैक्स लगाया है इसलिए कि हम आपको प्रोटेक्ट कर सके दूसरे इन्वेडर्स से या आपके ऊपर होने वाले किसी भी तरीके के अत्याचार से। इस तरीके के जो भी थे पॉलिसीज बना के इन्होंने इनके ऊपर जजिया टैक्स लगा दिया। अब जजिया टैक्स लगाने वाला सब प्रथम शासक कौन था, वो मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया टैक्स को लगा दिया, लेकिन इसने यहाँ पे कुछ लोगों को छोड़ दिया। कुछ लोगों को छोड़ दिया मतलब कुछ लोगों को या कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी को छोड़ के इसने जजिया टैक्स को यहाँ पे लगाया। नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लगने वाला टैक्स को क्या बोलते हैं, जजिया टैक्स बोलते हैं। अब जजिया टैक्स जो लगता था वो किस किस के ऊपर लग सकता था, किसके ऊपर नहीं लग सकता था, इसके बारे में हमको पता होना जरूरी है, ठीक है। तो जजिया टैक्स जो लगता था सभी नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लगता था, एक्सेप्ट किस किस को छोड़कर। उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ब्राह्मण्स के ऊपर ये टैक्स एप्लीकेबल नहीं था, ब्राह्मण्स इस टैक्स को पे नहीं करेंगे। दूसरा चाइल्ड या चिल्ड्रन वगैरह जो छोटे बच्चे हुआ करते थे उनके ऊपर ये टैक्स एप्लीकेबल नहीं था, वो भी ये टैक्स नहीं देंगे। तीसरा ये टैक्स नहीं लगेगा तो किसके ऊपर, विमेन के ऊपर। विमेन के ऊपर भी ये टैक्स वाजिब नहीं था या कंपलसरी नहीं था कि वो लोग ये टैक्स दे, तो विमेन के ऊपर भी ये टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। इसके अलावा जो हैंडीकैप्ड होते थे, हैंडीकैप्ड जो विकलांग वगैरह लोग हुआ करते थे, उन विकलांग के ऊपर भी ये टैक्स नहीं लगा करता था, ठीक है। तो हैंडीकैप के ऊपर भी ये टैक्स नहीं लगता था। फिफ्थ थिंग, ओल्ड एज पर्सन जो हुआ करते थे, उन ओल्ड एज पर्सन के ऊपर भी ये टैक्स एप्लीकेबल नहीं था। तो ये 5 लोगों को छोड़कर सोसाइटी के सभी लोगों के ऊपर इस टैक्स को एप्लीकेबल कर दिया गया था। तो मोहम्मद बिन कासिम का सबसे इंपॉर्टेंट वर्क जो हम लोग याद रखते हैं वो है जजिया कर को लागू करने वाला शासक। भारत के अंदर सबसे पहला कौन था,
मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के अंदर कोई पर्टिकुलर रूल नहीं किया, बस सिंध को जीता, थोड़े समय तक रुका और रुक के वापस चला जाता है। जैसे 712 में इसने सिंध को जीता था और 713 के अंदर इसने फिर मुल्तान के ऊपर अटैक कर दिया था। ठीक है, मुल्तान पाकिस्तान के अंदर, आज के मॉडर्न डे पाकिस्तान के अंदर मुल्तान भी हम लोग को देखने को मिलता है। तो मुल्तान के ऊपर इसने अटैक कर दिया था और मुल्तान को 713 एडी के अंदर इसने मुल्तान के ऊपर भी अपना एडमिनिस्ट्रेशन लगाना चालू कर दिया। तो 712-13 के अंदर देखते हैं फिर मोहम्मद बिन कासिम 715 में वापस चला जाता है और 715 में ही इसकी डेथ हो जाती है। बहुत ही कम समय के लिए 695 के अंदर मोहम्मद बिन कासिम की बर्थ होती है और 715 एडी के अंदर इसकी डेथ हो जाती है। सिर्फ 20 साल के अंदर मोहम्मद बिन कासिम का इतिहास ऐसा बन जाता है जिसको आज के समय हमको पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम ये पहला अटैकर था जिसने भारत के ऊपर अटैक किया। अटैक ऑफ महमूद गजनवी या महमूद ऑफ गजनी का अटैक, ये सेकंड अटैकर है जिसने भारत के ऊपर अटैक किया। ये कौन था? ये था तुर्क। मोहम्मद बिन कासिम कौन था? वो था अरब से आया हुआ शासक था। ये कहाँ से आया हुआ शासक था? तर्क की बात जो हम लोग कर रहे थे ना, मिडिल ईस्ट की, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये जितने भी तान वगैरह हैं, मिडिल सेंट्रल एशिया वाले, तो उसकी बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये वहाँ से आया हुआ शासक था है। तो महमूद गजनवी गजनी डायनेस्टी का रूलर था और इसने भारत के ऊपर अटैक करना शुरू करा 1001 से और 1027 तक। इसने टोटल 17 टाइम्स भारत के ऊपर अटैक किया। एक बार में मन नहीं भरा इसका, इसने 17 बार टोटल भारत के ऊपर अटैक किया और भारत की जितनी भी कल्चरल या हेरिटेज या रिच रिसोर्सेज थी उनको डिस्ट्रॉय करने का काम महमूद गजनवी ने भारत के अंदर किया। 17 बार टोटल अटैक किया इसने 1001 से लेके 1027 के बीच में। ये जो सीन आप देख पा रहे हो, ये अटैक ऑफ सोमनाथ टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल के अंदर या सोमनाथ मंदिर के अंदर जो अटैक किया था और किस तरह से वहाँ के कल्चर को या वहाँ के हेरिटेज को उसने वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था, उसको देखने को हमको इस इमेज के अंदर देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है कि जब महमूद गजनवी ने 1001 से लेकर 27 तक अटैक किया, तो क्या महमूद गजनवी पहला तुर्क था या टर्क था जिसने भारत के ऊपर अटैक करा? नहीं, पहला नहीं था। इससे पहले सुबुक्तगीन जो गजनवाइट डायनेस्टी का कहीं ना कहीं रूलर कहा जाता है, उसने 986 एडी के अंदर पहले ही अटैक करा था भारत के ऊपर और भारत की रिसोर्सेज को कुछ यहाँ से लूटपाट करके लेके जा चुका था। उसी के कदमों पे या निशान पे चलते चलते महमूद गजनवी ने भी भारत के ऊपर अटैक करना शुरू किया और 1001 से लेके 1027 तक लगातार महमूद गजनवी भारत के ऊपर अटैक करता रहा। ये 17 बार अटैक जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, उसमें से ये जो सामने आपको अटैक देखने को मिल रहा है, ये 16 टाइम्स वाला अटैक था। 16वीं बार जब इसने अटैक किया, वो अटैक था 1025 एडी के अंदर और वो अटैक कहलाता है सोमनाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय करने वाला अटैक। ठीक है, सोमनाथ टेम्पल मॉडर्न गुजरात के अंदर पड़ता है। जब भी ये लोग आया करते थे, कहाँ से आते थे? किसी ना किसी कोस्टल रीजन को ही पकड़ेंगे, क्योंकि कोस्टल रीजन इजी होगा क्रॉस करना और वहाँ पे आना इजी होगा। तो ये कोस्टल रीजन को पकड़ते हुए, जैसे कि गुजरात एक कोस्टल रीजन पड़ता है, सिंध एक कोस्टल रीजन पड़ता था जिससे एंटर करना ईजी था, ऐसे गुजरात एक कोस्टल रीजन पड़ता था जिससे एंटर करना ईजी था। तो इन्होंने इन कोस्टल रीजन्स को कहीं ना कहीं ऑक्यूपाई करने की कोशिश की थी। ठीक है, तो इसने अटैक तो किए बहुत सारे, क्या ये सक्सेसफुल हुआ? देखते कैसे। जब इसने अटैक किया भारत के अंदर लगातार 17 बार, तो जब 1025 का अटैक करके ये वापस जा रहा था, तो इसको रास्ते में कुछ जाट्स ने घेर लिया। जाट्स जो आज के समय में हमारे हरियाणा दिल्ली के अंदर जाट्स को हम लोग देखते हैं, तो उसी टाइप के जाट्स जो थे उस समय कुछ ऐसे प्रोविजंस के अंदर फैल के रहा करते थे जहाँ पे जाट्स का रीजन पड़ता था, वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता था। तो ये महमूद गजनवी के लिए मुश्किल हो गया। जब ये सोमनाथ टेम्पल का सोना वोना लेके जा रहा था यहाँ से, तो सोना वोना लेके रास्ते में जाट्स ने इसको घेर लिया। अब जाट्स से इसने डील करी बहुत ही ज़्यादा, हम लोग कह सकते हैं कुछ कॉन्स्पिरेसी वगैरह करा के या उन लोग के साथ में ऐसा गठबंधन बना के इसने उनको समझा के क्या करा, रास्ते में आधा सोना दान कर दिया कि चलो तुम लोग रख लो, हम यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन इस बात से ये नाराज़ था बहुत ज़्यादा, इसलिए इसने वापस 17वां अटैक किया और 17th अटैक इसका होता है 1027 एडी के अंदर, जो कि किसके अगेंस्ट में होगा? जाट के अगेंस्ट में होता है। तो लास्ट अटैक ऑफ महमूद गजनवी वाज अगेंस्ट जाट्स। ठीक है, तो जाट के अगेंस्ट में इसने लास्ट वाला अटैक किया और लास्ट अटैक करके ये यहाँ से भारत में हमने देखा है 1030 एडी के अंदर इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, ये हमने देख लिया टर्क अटैक करता। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग तीसरा अटैक किसका है।
तीसरा अटैक है भाई मोहम्मद गौरी का। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी को जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो मोहम्मद गौरी से रिलेटेड जो आपको देखने को मिलेगा 1175 से लेके 1194 AD का काल। ठीक, अब ये 1175 से लेके 1194 तक अटैक क्या इसने भी इतनी बार भारत के ऊपर किया था? क्या ये भी लगातार 17 बार अटैक करता रहा भारत के ऊपर? नहीं, इसके बारे में जो हम लोग देखते हैं, इसका सबसे पहला अटैक जो भारत के ऊपर हुआ था वो 1175 AD के अंदर हुआ। 1175 AD के अंदर जब मोहम्मद गौरी ने अटैक किया तो वो अटैक था मुल्तान के ऊपर। कहाँ पे था? मुल्तान के ऊपर। मुल्तान के ऊपर इसने अटैक किया, उस रीजन को कैप्चर किया और कैप्चर करने के बाद में वहाँ पे अपना रूल इस्टेब्लिश करने लगा। ये मोहम्मद गौरी तीसरा इन्वेडर था मुस्लिम इन्वेडर्स में जो भारत के ऊपर अटैक करने आया। इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट में तीसरा इन्वेडर है जो भारत के ऊपर अटैक करने आया है। अभी तक जो प्रीवियस इन्वेडर आ रहे थे वो भारत के ऊपर अटैक कर रहे थे, रिसोर्सेज को यहाँ से ऑक्यूपाई कर रहे थे और कहीं ना कहीं वापस लौट जा रहे थे। किसी ने अभी तक ये मन नहीं बनाया था कि भारत के अंदर स्टे करना है हमको। यहाँ होगी प्रॉब्लम। मोहम्मद गौरी ने तो ये मन बना लिया था कि भारत के अंदर हमको स्टे करना है और भारत के अंदर हमको रुकना है, और इसके रुकने के पीछे रीज़न इसकी कुशलता तो कह सकते हो कि इसने भारत पे अटैक किया। अटैक करने के बाद में इतना कुशल शासक था कि इसने पृथ्वीराज चौहान को हरा के और वहाँ पे अपने रूल को स्टैब्लिश किया। लेकिन नहीं, पृथ्वीराज चौहान वॉज अ मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर ऑफ दैट टाइम, जिनको हरा पाना मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल था। प्रॉब्लम क्या होती है? हम लोग तो अपने इतिहास से सीखे हुए कि घर का भेदी लंका ढाए। ठीक है, तो घर का भेदी लंका ढाए वाली जो कहावत हमने सुनी है हमेशा से कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रही है और ऐसा इतिहास में होता चला जा रहा है। हम खुद इतने कमज़ोर हो गए, हम आपस में ही इतना लड़ रहे थे। जैसे एग्जाम्पल देखोगे आप, राजस्थान के अंदर चित्तौड़, मेवाड़, ये अलग अलग रीजन बन गए हैं। एक ही राजस्थान के अंदर तमाम तरीके के रूलर्स वहाँ पे आके रूल कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी गुजरात के अंदर हमने देखा। ठीक है, गुजरात के अंदर जाके अलग लोग कई से जगह पे रूल कर रहे हैं। भारत के अंदर ये प्रॉब्लम रहती थी। तो पृथ्वीराज चौहान उस समय चौहान डायनेस्टी के सक्षम शासक थे जो भारत में दिल्ली और आगरा के ऊपर रूल कर रहे थे। ठीक है, इनके कजिन ब्रदर थे जिनका नाम था क्या? जयचंद। ठीक है, कजिन ब्रदर थे जयचंद, जिनको कन्नौज का रीजन दे के रखा हुआ था। कन्नौज मथुरा वगैरह जो सब हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर आज का रीजन देखते हैं, तो वो कन्नौज का रीजन दे के रखा हुआ था किनको? जयचंद को, पृथ्वीराज चौहान ने। तो कजिन ब्रदर थे। जयचंद को ये चीज़ चाहिए थी कि दिल्ली की सल्तनत किसी तरीके से जयचंद के हाथ में लग जाए और पृथ्वीराज चौहान वहाँ से चला जाए। ठीक है, तो 1175 AD में जब पहली बार अटैक किया मुल्तान के ऊपर, वो यहाँ कैप्चर किया और कहीं ना कहीं उसको वापस लौटना पड़ा। उसने भारत की तरफ आने की कोशिश करी। जब इंडिया की तरफ वो आया 1178 AD के अंदर दोबारा, और भारत के अंदर उसने फिर से ये जो गुजरात वाला पोर्शन था, वही कोस्टल रीजन, यहीं से एंटर करने की कोशिश किया करते थे। तो गुजरात के अंदर इन्होंने फिर से कैप्चर करने की कोशिश करी। लेकिन वहां पे जो था एक रूलर था जिसका नाम था भीम सेकंड करके, और भीम सेकंड बहुत छोटा बच्चा था। ठीक है, तो इसको संरक्षण जो दे रही थी उनकी माँ थी, इनका नाम था नायिका देवी। क्या नाम था? नायिका देवी। तो इन दोनों ने मिलके क्या करा, 1178 AD में मोहम्मद गौरी को हरा के वापस भेज दिया और 1178 AD में ये भारत पे कैप्चर नहीं कर पाए। अभी कोई कैप्चरिंग भारत के ऊपर नहीं हुई है मोहम्मद गौरी के द्वारा। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी के द्वारा कोई भी ऐसी कैप्चरिंग नहीं हुई है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसके अंदर। अब प्रॉब्लम क्या हुई है? प्रॉब्लम देखिए, मैं बताता हूँ आपको। प्रॉब्लम ये हुई है, देखिए प्रॉब्लम क्या हुई है। प्रॉब्लम ये हुई है कि 1175 AD के अंदर ये पहले मुल्तान के ऊपर आया, इसने कैप्चर कर लिया और चला गया। दूसरा 1178 AD में गुजरात से इसको भारत में वापस भगा दिया गया कि रूल ना कर पाए यहाँ पे। उसका क्रेडिट किसको गया? भीम सेकंड को और उनकी माताजी नायिका देवी को। तीसरी बार इसने फिर से कोशिश करी भारत को कैप्चर करने की 1191 AD के अंदर। ये हिम्मत कहाँ से आई इसके अंदर? ये हिम्मत आई जयचंद की वजह से। तो जयचंद ने क्या करा था? जयचंद ने इनवाइट कर दिया था मोहम्मद गौरी को भारत के अंदर कि आप आओ,
पृथ्वीराज चौहान इस समय वीक है, आप अटैक करो यहाँ पे आके और अटैक करके भारत की जो भी हैं रिसोर्सेज वगैरह को वहाँ से यूटिलाइज कर सकते हो आप। तो ये खुला इनविटेशन किसने दिया था? जयचंद ने दिया था। ठीक है, अब मैंने बोला था ना घर का बेदी लंका ढाई, ये वाली प्रॉब्लम हो जाती। जब खुला इन्विटेशन मिल गया किसको? मोहम्मद गौरी को, तो इसने भारत के ऊपर अटैक करने की कोशिश करी। अब जयचंद ने ऐसा क्यों किया था? जयचंद को पता था कि पहला अटैक हुआ मुस्लिम, दूसरा अटैक हुआ मुस्लिम, ये सब लोग कैप्चर तो कर नहीं रहे भारत को, लूट लाट के चले जा रहे हैं भारत से, तो ऐसा ये भी करेगा मोहम्मद गौरी। लेकिन यहाँ पे दांव पड़ गया उल्टा जयचंद को। ठीक है, 1191 के अंदर मोहम्मद गौरी ने अटैक किया। तो पहला बैटल होता है तराइन का, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 एडी के अंदर हमको देखने को मिला। और फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन के अंदर पृथ्वीराज चौहान इतना सक्षम है कि उसने मोहम्मद गौरी को बहुत आसानी से यहाँ पे हरा दिया। तो पहले बैटल ऑफ तराइन में अभी सत्ता पृथ्वीराज चौहान के हाथ में ही है। लेकिन सेकेंड बैटल ऑफ तराइन के अंदर क्या हुआ? जब 1192 एडी में फिर से अटैक किया मोहम्मद गौरी ने, तो जयचंद ने खुल के सपोर्ट कर दिया मोहम्मद गौरी को, और मोहम्मद गौरी ने क्या करा? पृथ्वीराज चौहान को यहाँ पे हरा दिया। ठीक है, अब ये हराना क्या था? वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट मोहम्मद गौरी को या मुस्लिम इन्वेडर्स को भारत के अंदर पनाह दे देना था। और भारत के अंदर यहाँ पे इस्लामिक इन्वेजन जो हुआ, उससे भारत के अंदर अब इस्लामिक रूल इस्टेब्लिश होना शुरू हो गया, जैसा कि आगे हमने दिल्ली सल्तनत के फॉर्म में पढ़ना है। ठीक है, तो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन के बाद में मोहम्मद गौरी यहाँ जीत जाता है। अब क्या लगता है? अब जयचंद को तो लगता है सत्ता मेरी हो गई, लेकिन मोहम्मद गौरी क्या कहता है? सत्ता तो नहीं देने वाला मैं आपको, मैं इतने साल से 1175 से लड़ते मरते आ रहा हूँ, और 1175 से लड़ने के बाद लगातार अभी तक मेरे को भारत के अंदर रूल करने के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं, है ना। तो 1192, 1175, 1178, 1191, 1192 और उसके बाद में ये 1194 के अंदर एक बैटल और होता है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान तो अब खत्म नहीं है, चौहान रूल तो खत्म हो गया। जयचंद इनके अगेंस्ट में बैटल कर देता है, क्योंकि जयचंद ने बोला था कि तुमने ट्रीटी का उल्लंघन किया है, संधि का उल्लंघन किया है, रूल तो भारत का मुझे मिलना चाहिए, तुम क्यों ले रहे हो रूल। तो मोहम्मद गौरी कहता आओ बैटल फील्ड में तुमको भी देख लेते हैं। और 1194 के अंदर बैटल ऑफ चंदावर, क्या बोलते हैं हम उसको? बैटल ऑफ चंदावर। चंदावर के बैटल के अंदर जयचंद को भी परास्त कर देता है कौन? मोहम्मद गौरी। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी का स्ट्रगल भी देखने वाला है। 1175 से लेके 1194 तक लगातार ये भारत पे अटैक करता रहा, और अटैक करने के बाद 1194 एडी में इसने फाइनली कैप्चर कर लिया। ठीक है, एक बार तो हारने के बाद में भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान कैप्टनसी छोड़ देता है, और ये कैप्टनसी तो छोड़ो, भारत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, तो इसने कैप्चर करके ही फाइनली दम लिया भारत को। ठीक है, अब इसने कैप्चर तो कर लिया मोहम्मद गौरी ने, कैप्चर करने के बाद में ये भारत के ऊपर ज़्यादा रुका नहीं, इसने अपना रूल इस्टेब्लिश किया भारत के अंदर, अपनी सत्ता को ये सौंप के चला गया अपने गुलामों को या अपने स्लेव्स को। उनको बोला गया बाद में स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश। वो गुलाम वंश क्या है, वो स्लेव डायनेस्टी क्या है, और कहाँ से दिल्ली सल्तनत शुरू होती है, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है, इल्तुतमिश कौन है, रज़िया सुल्तान कौन है, दिल्ली सल्तनत के अंदर खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश या लोधी वंश, और उसके बाद में बाबर का कैसे भारत के ऊपर आक्रमण होता है, इस सब को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर से डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।